Assalamu alaikum. So we will start with a new past paper. This past paper is October-November 2024, paper 2 variant 1. नया पास पेपर है, लेटेस्ट पास पेपर है, अक्टूबर नवंबर 2024 का है, पेपर 2 वेरिएंट 1 है। ठीक है, केस स्टडी से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश है रात तक खत्म हो जाएगा। सेक्शन ए, इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना। क्या कह रहा है भाई? अर्जेंटीनाज एनुअल इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज्ड from just over 40% in February 2021 to just over 50% in January 2022। अर्जेंटीना का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज हो गया। 2021 फरवरी 2021 में 40% था और जनवरी 2022 के अंदर 50% हो गया है। अर्जेंटीना's annual inflation rate as measured by changes in consumer price index over 12 months is shown in figure 1.1। अर्जेंटीना का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिया हुआ है 12 महीने का, जो नीचे वाली फिगर में मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है। आपके पास फिगर 1.1 दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आपके पास फिगर 1.1 है, ये आपके पास दिया हुआ है एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना फ्रॉम फरवरी 2021 टू जनवरी 2022। ये फरवरी से लेके जनवरी तक का आपके पास इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है। तो अगर आप इसको चेक करो ना, अगर आप इसको चेक करो तो राइजिंग ट्रेंड है, उसके बाद फॉलिंग ट्रेंड है, कुछ इस तरीके का ट्रेंड है। आप चेक करो, ये जो ट्रेंड है ये किस तरीके का है, ये बढ़ रहा है और उसके बाद कम हो रहा है। अब हमें जाहिर सी बात है, सवाल पढ़ के पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्टली कौन सा देखना है, कौन से ईयर्स को कंपेयर करना है। खैर, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अर्जेंटीना हैज दी fifth highest inflation rate in the world after Venezuela, uh, सुआन, स्वीडन, अच्छा, सूरीनेम, अजीब अजीब यार, एंड जिम्बाब्वे। ये तो कंट्री मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सूरीनेम ये कौन से बन गए भाई? It is forecast to continue to rise during 2022 to reach an annual rate between 55% and 58% by the end of the year। अब ये दे रहा है, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन रेट इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। अब देखो, इसने बोल दिया है कि इन्फ्लेशन आई है मनी सप्लाई के बढ़ने से। तो अगर तुम्हें याद हो ना, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया है कि मनी सप्लाई के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आती है उसका नाम होता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको याद दिला दूं तो आपको बताया गया है कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा, री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। तो ये एग्रीगेटेड डिमांड जब बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो इस प्राइस के बढ़ने के पीछे बेसिकली रीजन है मनी सप्लाई का बढ़ना है, इसलिए इसका नाम हो गया मॉनेटरी इन्फ्लेशन। द नीड टू लोअर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना इज कंसिडर्ड एसेंशियल बाय मेनी इकोनॉमिस्ट। मतलब ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो लाजमी पॉलिसीज का सवाल दिया हुआ हो। आ जाओ आगे चलते हैं। The government of Argentina has tried to control the increase in rate of inflation by imposing maximum price on 1432 products। 1432 प्रोडक्ट्स के ऊपर इसने मैक्सिमम प्राइस लगाई है। तो जैसे ही हमने पढ़ा मैक्सिमम प्राइस क्या होती है तो हमें याद आ गया, मैक्सिमम प्राइस एक प्राइस कंट्रोल है जो गवर्नमेंट लगाती है इक्विलिब्रियम के नीचे, ताकि गुड्स अफोर्डेबल हो जाए। लेकिन इससे मसला क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको ब्लैक मार्केट करेंगे, ज्यादा प्राइस पे बेच रहे होंगे। सही है, ये सारे मसले मसाइल होंगे। अच्छा, अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दिस हैज द एडवांटेज ऑफ लिमिटिंग प्राइस इंक्रीजेस बट सच अ पॉलिसी कैन आल्सो हैव अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेज, जिसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली। ठीक है, वन सच डिसएडवांटेज इज द क्रिएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन मार्केट। मैंने आपको बताया कि एक्सेस डिमांड होगी, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, इसने खुद भी बोल दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अनदर पॉलिसी हैज बीन टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। In January 2022, Argentina's central bank raised its interest rate from 38 to 40%, but many economists argued that this increase was insufficient to control inflation। भाई, अर्जेंटीना की हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ये महंगाई आई है मनी सप्लाई के बढ़ने से या इंटरेस्ट रेट के कम होने से। तो अर्जेंटीना की हुकूमत ने बोला इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते तो सारी कहानी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दिस इज बिकॉज द रियल इंटरेस्ट रेट विल बी नेगेटिव। यार, रियल इंटरेस्ट विल बी इन नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? पहले मुझे एक बात बताओ, जो भी चीज रियल रियल जिसके साथ लिखा हुआ उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई है। तो अगर आपको याद दिला दूं तो रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होगा?
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। सर रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ऐसा ही है भाई। अगर किसी चीज के साथ नॉमिनल लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई है। किसी चीज के साथ रियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसमें से क्या एडजस्ट हो गई है? इन्फ्लेशन। तो रियल इंटरेस्ट रेट वो होगा जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होने के बाद है। और ये कह रहा है कि रियल इंटरेस्ट जो है वो नेगेटिव में है। तो मिसाल ले लो कि एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो ये है 50% और जो इंटरेस्ट रेट है वो 40% है। तो अभी भी अपन किस में? -10 के नेगेटिव में। ऐसा ही है भाई। तो सेविंग डिस्करेज करी जाती है इन्फ्लेशन का, तो ये आपको बताया हुआ भी है। ठीक है, आ जाओ। अब मोर अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी वुड बी टू लिफ्ट द इंटरेस्ट रेट अबव द इन्फ्लेशन रेट। सही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी तब होगी जब महंगाई का रेट कम हो और इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब इन्फ्लेशन का रेट 40 हो और नॉमिनल इंटरेस्ट 50 हो तो इसका मतलब है तब मॉनेटरी पॉलिसी कामयाब हो जाएगी। अभी तो कामयाब नहीं है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी ये महंगाई के रेट से ज्यादा नहीं है, ये महंगाई के रेट से कम है, तभी रियल इंटरेस्ट आपका नेगेटिव है। ठीक है, सो दैट दी रियल इंटरेस्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन शुरू है, कॉपी निकाल लें प्लीज। आओ शुरू करते हैं। Using the data in figure 1.1, describe the trend shown in annual inflation rate in Argentina over the period February 2021 to January 2022। 2 मार्क का सवाल है। बोल रहा है कि ट्रेंड को डिस्क्राइब करो फरवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक। आओ चेक करते हैं। तो भाई अगर आप इसका ट्रेंड देखो फरवरी 2021 से लेके, अगर आप इसका ट्रेंड देखो फरवरी 2021 से लेके जनवरी 2022 तक, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। आप देखो यहां से शुरू हो रहा है, देखो इन्फ्लेशन रेट बढ़ ही रहा है, देखो बढ़ ही रहा है। अपवर्ड ट्रेंड है, ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि आखिरी 3 साल में भी इतना ज्यादा गिरा नहीं है, नॉर्मल ही रहा है। देखो 52.1 से 51 हुआ है, 50.9 हुआ है, बहुत थोड़ा फर्क है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपका अपवर्ड है। ये तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर आपको बताना होगा कि फेब्रवरी में कितना था और जनवरी में कितना था। तो भाई फेब्रवरी में कितना था? जनवरी, फेब्रवरी नहीं, फेब्रवरी मार्च अप्रैल, अच्छा ये फेब्रवरी है। तो भाई देखो फेब्रवरी में कितना था? 40.7%। और कहाँ तक देखते हैं? जनवरी 2022 ना, तो जनवरी 2022 में कितना है? 50.7। तो आपको 2 मार्क है, 2 मार्क लेने हैं आपको। आप 2 मार्क कैसे लोगे भाई? हाँ, डिफरेंस नहीं बोल रहे, सिर्फ बता दो। देखो क्या कह रहा है, यूजिंग द डेटा डिस्क्राइब द ट्रेंड शोन इन एनुअल इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना ओवर द पीरियड फरवरी 2021 टू जनवरी 2022। तो आप लिखोगे भाई ट्रेंड अपवर्ड है। फरवरी 2021 में 40.7% था और जनवरी 2022 में कितना था? 50.2%, 7%। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है। The overall trend, the overall trend was upwards. The overall trend was upwards in February 2000 and in February 2021 it was कितना परसेंट था? 40.7% to 50.7% इन जनवरी 2022। ठीक है, ये इसका आंसर है। आपको 2 मार्क इसके मिल जाएंगे। ठीक है भाई, 1 मार्क आपको ट्रेंड का मिलेगा, 1 मार्क आपको लिखने का मिलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड कितना था भाई। ठीक है, अच्छा भाई पार्ट बी पे चलता हूँ। पार्ट बी पे चलता हूँ, आ जाओ। पार्ट बी अगेन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रियल इंटरेस्ट विल बी इन नेगेटिव इन अर्जेंटीना इन 2022। बोले रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होगा, इसका क्या मतलब है? बताओ भाई। रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, इसका मतलब है महंगाई का रेट ज्यादा है और जो बैंक से रिटर्न मिल रहा है उसका रेट कम है। बस ये आपको समझाना है कि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में इसका क्या मतलब है। आ जाओ लिख देते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट is in negative, which means real interest rate is in negative, which means um, interest rate provided by the bank, interest rate provided by the bank
is lower than the is lower than the is lower than the inflation rate and in January, एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ मैं, जरूरत नहीं है, and in January it will be in minus 10.7%. ठीक है भाई, वो फॉर्मूला था तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। वो तो तुम 2 साल का इन्फ्लेशन रेट कंसिडर कर रहे हो, वो नहीं कर रहा मैं उसको देख रहा हूँ। बैंक का इंटरेस्ट जो बैंक दे रही थी और महंगाई का रेट 2022 में महंगाई का रेट कितना था? 50.7। अब इधर आ जाओ, 2022 में महंगाई का रेट था 50.7 और इंटरेस्ट रेट था 40%। ठीक है, सेट है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा पार्ट जो है मैंने लिखा कि महंगाई का रेट 50.7% था और आप देख लो इंटरेस्ट रेट जो है वो 40% था, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, सेट है। आ जाओ भाई, अगला पार्ट, अगले पार्ट पे जा रहा हूं। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच having the fifth highest inflation rate in the world is likely to be a problem for Argentina economy। 4 मार्क। तो भाई एक फायदा बताना है, एक नुकसान बताना है, किसका? इन्फ्लेशन का। तो मुझे सिर्फ ये बता दो, इन्फ्लेशन का फायदा नुकसान क्या क्या हो सकता है? भाई इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, बीओटी नेगेटिव में जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ये। और फायदा बताओ, फायदा फायदा बताओ। हाँ, नहीं नहीं भाई, एग्रीगेटेड डिमांड जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी। सवाल कह रहा है कि इस प्राइस के, इस महंगाई से होने से क्या क्या होगा। सवाल ये कह रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं आएगी, नहीं, ये इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स का सवाल है, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के वक्त अगर प्राइस बढ़ती है तो मैंने आपको फायदे भी बताए थे। फायदे क्या बताए थे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी, महंगाई सबके लिए बढ़ जाएगी। आप ये भी लिख सकते हो कि फिक्स्ड इनकम अर्नर वगैरह के ऊपर नुकसान है, शू लेदर कॉस्ट है। नुकसान, नुकसान भी बता रहा हूँ, फायदे भी बता रहा हूँ। प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे फर्म्स के, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, सही है। और आप ये भी लिख सकते हो कि दूसरे मुल्क के मुकाबले में, आप कंक्लूजन में लिखोगे दूसरे मुल्क के मुकाबले में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके मुल्क का इन्फ्लेशन रेट कितना है। अगर वो दूसरे मुल्क के मुकाबले में कम है तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स पॉजिटिव होंगे, सही है। ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं क्योंकि 4 मार्क का सवाल है। ठीक है, आओ शुरू करें। आ जाओ, शुरू करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी, आ जाओ भाई, पार्ट सी। एन इंक्रीज इन inflation rate, an increase in inflation rate will make our exported goods appear expensive, will make our exported goods appear expensive, which will contract its quantity, 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 leading to fall in export revenue, leading to fall in export revenue and inflows, resulting in बीओपी नेगेटिव कर लो। ठीक है, सही है। However, inflation rate will benefit, however inflation rate will benefit real estate investors। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स
as there might be a rise in प्रॉपर्टी वैल्यू इन अर्जेंटीना। सही है, क्या बोल रहे हो भाई? प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, उनका फायदा होगा। अच्छा, एक और फायदा भी आप लिख सकते हो कि मैंने आपको बताया था लेंडर नुकसान में होता है, लेंडर नुकसान के अंदर होता है और बोरोवर फायदे में होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि बोरोवर फायदे के अंदर होगा। ठीक है ना? हाँ, लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक मिनट सवाल देख लो यार, बातें नहीं कर यार प्लीज। देखो, सवाल में कंफ्यूजन इसलिए आएगा क्योंकि सवाल ने बोला है कंसिडर द एक्सटेंट, बोल रहे हैं कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, बताओ कि अगर फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है तो क्या अर्जेंटीना को प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। हाँ, तो फिर आपको कंक्लूजन देनी है। ठीक है, सेट है भाई? आ जाओ भाई, इसकी कंक्लूजन भी लिख दें कि ये डिपेंड करता है दूसरी कंट्री के इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। ठीक है, टू कंक्लूड इट डिपेंड्स अपॉन टू कंक्लूड इट डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन रेट ऑफ other country. Yes, one advantage, one disadvantage. To conclude, it depends upon inflation rate of other country compared with inflation rate in अर्जेंटीना था ना, इन्फ्लेशन रेट इन अर्जेंटीना। ठीक है भाई, ये हो गया आपका पार्ट सी। चेक कर लो भाई, पार्ट सी हो गया। ठीक है, कर लो, कॉपी कर रहे हो तो। करें भाई अगला पार्ट शुरू, चलें भाई नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान है। assess whether the potential benefits of introducing maximum price in Argentina are likely to outweigh the potential disadvantages। सवाल कह रहा है कि क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज से ज्यादा होंगे। ऐसा ही है भाई, फायदा ज्यादा भी हो सकते हैं, नुकसान नुकसान भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। सही है, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस सवाल में मैक्सिमम प्राइस की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ देनी पड़ेगी। वैसे सवाल में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले अपने को उसको समझाना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्राइस क्या है, तभी तो हम फायदे नुकसान समझाएंगे। और हमें डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम प्राइस एक प्राइस कंट्रोल है जो गवर्नमेंट लगाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो इक्विलिब्रियम के नीचे लगता है तभी इफेक्टिव होगा, अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर लगेगा तो इनइफेक्टिव होगा। जब मैक्सिमम प्राइस लगेगी तो उससे प्राइस कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, इस वजह से शॉर्टेज हो जाएगी। और जब शॉर्टेज होगी तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इससे पॉवर्टी कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ये दो फायदे लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि शॉर्टेज होगी, इसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग रन के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, कंज्यूमर का। ये भी लिख सकते हो फायदे के अंदर, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी को कनेक्ट कर लेना। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि कुछ लोग ब्लैक मार्केट करके ज्यादा प्राइस पे माल बेच रहे होंगे, और डायग्राम बना के और फिर कंक्लूजन दे दोगे। ठीक है भाई, आओ शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, पार्ट डी शुरू कर रहे हैं, आ जाओ। मैक्सिमम प्राइस इज अ प्राइस कंट्रोल imposed by government। maximum price is a price control imposed by government to control inflation um, and for benefit of consumers comma to be effective it should be imposed किधर, ऊपर नीचे? it should be imposed below the equilibrium। ठीक है भाई, it should be imposed below the equilibrium।
अब आप क्या बताओगे? फायदा बताओगे। क्या बताओगे आप? फायदा। तो वन एडवांटेज, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में फायदे नुकसान बताते हैं। वन एडवांटेज, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, ठीक है, उसने बोला है ना। वन एडवांटेज ऑफ मैक्सिमम प्राइस इज दैट इट विल reduce prices, it will reduce prices which will extend, which will extend quantity demanded, it will reduce prices which will extend quantity demanded, as consumers will be able to afford more, as consumers will be able to afford more, ठीक है, as consumers will be able to afford more, which will increase their, which will increase their standard of living, ठीक है, which will increase their standard of living, एस वेल लिख रहा हूं मैं, रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग इन फॉल इन पॉवर्टी, ठीक है, रिजल्टिंग इन फॉल इन पॉवर्टी, ठीक है भाई, ये पहला फायदा हो गया। अब आप हावेवर करके इसी के साथ डिसएडवांटेज भी जोड़ दो। हावेवर देयर इज अ डिसएडवांटेज, हावेवर देयर इज अ डिसएडवांटेज that this will result in shortage, however there is a disadvantage that this will result in shortage as quantity demanded, as quantity demanded exceeds, as quantity demanded exceeds quantity supplied, as quantity demanded exceeds quantity supplied, comma, in order to fulfill this shortage, comma, in order to fulfill this shortage, fulfill this shortage, product will be imported, which will have negative effect on BOP, which will have negative effect on BOP, ठीक है, ये लिख दिया। और आगे क्या लिख दोगे? एज शोन इन डायग्राम बिलो, ठीक है, एज शोन इन डायग्राम बिलो, और पे कंक्लूजन देंगे। ओके, अब हम मैक्सिमम प्राइस की डायग्राम बनाएंगे। तो आप देखें, सबसे पहले आपने एक्सेस की लेबलिंग करनी है, ठीक है, आपने सबसे पहले एक्सेस की लेबलिंग करनी है। ऊपर आ जाएगा प्राइस, ठीक है, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। सर ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी। बताओ भाई, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहां पे दोनों इक्वल हुआ इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। तो इधर आप देखो, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, ठीक है। अब बताओ मैक्सिमम प्राइस कहाँ लगती है? इक्विलिब्रियम के नीचे। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी बिलो द इक्विलिब्रियम, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो गया? मैक्सिमम प्राइस। सवाल, मैक्सिमम प्राइस से एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि एक लिमिट है, इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकती। ये मैक्सिमम प्राइस हो गई। जहां डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आ जाएगी क्वांटिटी डिमांड, जहां सप्लाई कर्व से टच होगा वहां से आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाई। तो हमने लिखा था कि भाई शॉर्टेज होगी क्योंकि क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसको ये एरिया दिख भी रहा होगा, ठीक है। सही है ना? सिर्फ हमने डायग्राम को लिंक कर दिया और कुछ भी नहीं करा, ठीक है भाई। मैं इसको कॉपी करने और मैं इसी के साइड पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ओके, टू कंक्लूड इन माई ओपिनियन, टू कंक्लूड इट डिपेंड्स, to conclude it depends how much, how much able is the government to control this,
एबल कितनी गवर्नमेंट कामयाब है, हाउ मच एबल इज द गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस शॉर्टेज, ठीक है भाई, दिस शॉर्टेज एंड इट्स डिसएडवांटेजेस, एंड इट्स डिसएडवांटेजेस, ठीक है भाई। ये हो गया पार्ट बी, कि कितना गवर्नमेंट इस शॉर्टेज को कामयाब है कंट्रोल करने में, और इसके डिसएडवांटेजेस को। मतलब शॉर्टेज हो गई ना भाई, मसला हो गया ना, गवर्नमेंट ने तो मैक्सिमम प्राइस लगाई थी गुड सस्ता करने के लिए। नहीं तो बस अपन ने एक लाइन का लिखना है ना भाई, एक नंबर का मिलेगा ना आपको, एक नंबर मैक्सिमम प्राइस का, फिर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज के दो दो नंबर मिले, पांच हो गए, और एक नंबर कंक्लूजन पे, छह नंबर आपको मिल गया, ठीक है। लिख सकता है, वो भी लिख सकता है कि प्राइस कंट्रोल इज सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म इज सॉल्व बाय प्राइस कंट्रोल, लिख सकता है, कोई मसला नहीं है। पार्ट ई, assess the potential benefits and limitations of using monetary policy to control inflation in a country such as Argentina। भाई ये बोल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, तो आओ पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी यूज होगी, बताओ। सवाल पढ़ ले भाई, कितने नंबर का, छह नंबर का। उसने बोला सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के फायदे नुकसान बता दो, और आप कंक्लूजन में लिख देना कि मॉनेटरी की कन्फ्लिक्टिंग है, सप्लाई साइड बेस्ट है यूज करने के लिए, अगर वो इन्फ्लेशन एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से आएगी, वरना तो फिर मॉनेटरी ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसको टारगेट करेगी, एग्रीगेटेड डिमांड को। अब आप मॉनेटरी पॉलिसी में पहले ये बता दो कौन सी यूज हो रही होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी होगी, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी का टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को गिराना, ठीक है भाई, ऐसा ही है। तो अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम ऐसा मनी सप्लाई के साथ क्या करें कि एग्रीगेटेड डिमांड कम हो, तो आपने बोला सर आप मनी सप्लाई को कम कर दो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा भाई। तो अब मुझे बताओ जब मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब आपको अगर याद हो तो आपको पढ़ाया गया है इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है, कौन होते हैं वो दो लोग, सेवर और बोरोवर्स। तो बताओ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, एज अ सेवर आप क्या करोगे, तो आपने बोला सर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, एज अ सेवर मैं सेव ज्यादा करूंगा, जब मैं सेव ज्यादा करूंगा तो मैं स्पेंड कम करूंगा, जब मैं स्पेंड कम करूंगा तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो यहाँ कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा ही है भाई। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोवर्स बोरो कम करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है, जब वो बोरो कम करेगा तो वो री इन्वेस्ट भी कम करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, क्यों, क्योंकि एग्रीगेटेड डिमांड पांच चीजों को मिला के बनी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो कंजम्पशन कम हो, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी। अब बताओ जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा भाई, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को क्या कर देगा, प्रोडक्शन को कम कर देगा, सही कह रहा हूँ। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा तो इससे डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी भाई, डिमांड फॉर लेबर भी कम हो जाएगी। जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो मुल्क में क्या बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहला मसला हो गया कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी, मॉनेटरी इन्फ्लेशन हल हो गई, लेकिन मसला हो गया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जब प्रोडक्शन कम हुआ तो आउटपुट कम होगा, जीडीपी कम होगा, और मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ भी गिर गई, वो वैसे ही गिरी हुई थी क्योंकि मुल्क का जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में चल रहा था। फिर आप यहां से कहानी ले जाओगे, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा, पॉजिटिव, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। अब बताओ जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बायर वाले को मेरा एक्सपोर्टेड गुड क्या लगेगा, महंगा लगेगा, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बायर वाले को एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, और हमें इंपोर्टेड गुड बायर वाले का क्या लगेगा, सस्ता लगेगा, ऐसा ही है भाई। सर जब एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, और मुल्क में पैसा कम आएगा, इनफ्लोस कम हो जाएंगे, ठीक है। इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लोस बढ़ जाएंगे, तो आपका जो बीओपी है वो नेगेटिव में चला जाएगा, आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक है ना भाई। ये मसले हो गए, और एक डायग्राम भी आप बना सकते हो मनी सप्लाई वाली, ठीक है भाई। शुरू करते हैं आओ।
एक और फायदा है, एक भाई ने बताया कि कंट्री का टीओटी इंप्रूव हो जाएगा। टीओटी इंप्रूव हो जाएगा, अनस भाई ने बताया। आने वाले हर बच्चा हर साल ये रिकॉर्डिंग सुनेगा। टीओटी इंप्रूव हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ गई है और इंपोर्ट की प्राइस कम हो गई है। ठीक है भाई। ओके। दी गवर्नमेंट विल यूज दी गवर्नमेंट विल यूज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दी गवर्नमेंट विल यूज contractionary monetary policy by increasing by reducing, sorry, by reducing money supply, by reducing money supply, which will cause interest rate to rise, by reducing money supply, which will cause interest rate to rise। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, which will cause savers to save more and borrower to borrow less and borrowers to borrow less। ठीक है, savers to save more and borrowers to borrow less, which will reduce consumption and investment, which will reduce consumption and investment, which will reduce consumption and investment, causing ED to fall, which will reduce consumption and investment, causing ED to fall। अब बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो कौन सी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई? डिमांड पुल, causing ED to fall, कॉमा, कंट्रोलिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर आप हाउएवर करके लिख दो। अब आपकी मर्जी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखना है, जो आपका दिल करे। हाउएवर जरूरत ही नहीं है जानी, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, तेरी मर्जी है, तू यहाँ से एक्सचेंज रेट को कनेक्ट कर दे। बस मैं यही लिख के खत्म कर रहा हूँ आंसर। हाँ, हाउएवर नहीं, इसमें जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि सवाल ने बोला डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा नुकसान बता दो। सही है, पहले वाले सवाल से तो देखो मैक्सिमम प्राइस को हमें डिफाइन करना जरूरी था। क्या बोलो? सवाल इधर पढ़ ले, सवाल की दोनों की वर्डिंग अलग अलग है। सवाल ने बोला था, इस वाले को पढ़ ले भाई, assess whether the potential benefits of introducing maximum price। इंट्रोड्यूस करा रहा है, इंट्रोडक्शन तो देनी पड़ेगी ना। और ये बोल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के फायदे नुकसान बता दो। सही है भाई, डाल दे, कोई मसला नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं सीआई के अंदर। ठीक है, सीआईटी निकल गया मुझसे। अ डिक्रीज इन a decrease in aggregated demand, a decrease in aggregated demand will provide, a decrease in aggregated demand will provide signal to producer, will provide signal to producer, so he will contract the production process, will provide signal to producer, so he will contract the production process, which will reduce demand for labor, which will reduce demand for labor, which will reduce demand for labor, leading to fall in, leading to, leading to increase in, leading to increase in unemployment in the country। ठीक है, अब कंक्लूजन देनी होगी। अच्छा, पहले डायग्राम भी बनानी है। एज शोन इन, दो ही बना, मैं तो दो बना रहा हूँ भाई। एज शोन इन डायग्राम 1 and 2, एक मनी सप्लाई वाली बना दूंगा और एक एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने वाली बना दूंगा, फिर डायग्राम रिवाइज होगी, यार चेक कर लो। सबसे पहले दो एक्सेस बना हुआ, और आपको याद होगा कि ऊपर लेबलिंग आती है इंटरेस्ट रेट और नीचे लेबलिंग आती है क्वांटिटी ऑफ मनी।
सर ऊपर लेबलिंग आ गई इंटरेस्ट रेट, और नीचे लेबलिंग क्या आ जाएगी, नीचे लेबलिंग आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ मनी। ऐसा ही है भाई। अब बताओ मनी सप्लाई की लाइन क्या है, वर्टिकल। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी, इसलिए मनी सप्लाई की लाइन हमेशा वर्टिकल होगी। फिर मनी डिमांड डाउनवर्ड है, देख लो भाई इधर, ये हो गई मनी सप्लाई की लाइन, ये हो गई मनी डिमांड की लाइन। जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ जाएगा इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये आ गया इंटरेस्ट रेट और ये आ गई क्वांटिटी ऑफ मनी। अब बताओ मनी सप्लाई कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट किधर शिफ्ट होगा, मनी सप्लाई कम हो रही है लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ, जहां पे नया मनी सप्लाई पुराना मनी डिमांड मीट होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, और वहां से लेफ्ट पर आ गया इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये हो गया न्यू इंटरेस्ट रेट, ये हो गया न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। ऐसा ही है भाई। देखें आप मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और क्वांटिटी ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। सही है। अब बताओ आप एक और डायग्राम बनाओगे, एग्रीगेटेड डिमांड की कम होने वाली, लेबलिंग याद दिला दो भाई। ऊपर आएगा प्राइस लेवल और नीचे क्या आ जाएगा, रियल इनकम। सर ऊपर आएगा प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा रियल इनकम। बताओ भाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ गई प्राइस और रियल इनकम। देखो इधर, ये आ गया एग्रीगेटेड डिमांड, ये आ गया एग्रीगेटेड सप्लाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम, ये आ गई प्राइस और ये आ गई रियल इनकम। अब बताओ एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। ऐसा ही है भाई, इधर चेक कर लो, एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। सर जहां पर एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल है वो है न्यू इक्विलिब्रियम, और वहां से लेफ्ट पर आ जाएगी न्यू प्राइस, नीचे आ जाएगी न्यू रियल इनकम। ठीक है भाई, ये न्यू प्राइस आ गई और ये आ गई न्यू रियल इनकम। ठीक हो गया भाई, और ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, इतना कर लिख, ये डायग्राम बना लो, फिर आपको कंक्लूजन लिखवा देता हूँ। वैसे तो कंक्लूजन आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी में कि लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा, क्योंकि फॉरेन से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कोई भी जो है ना वो फॉरेन से अपने पैसे को बैंक में नहीं रख सकता, उसने कहीं ना कहीं लगाया हुआ होगा, कुछ ना कुछ होगा उसका मसला, तो टाइम लगेगा, फॉरेन से नहीं हो सकता कोई भी काम। क्योंकि लोग ये भी देखते हैं कि अगर अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि इकोनॉमी में आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है या गिरता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। कर लो भाई, कॉपी कर लो। आ जाओ भाई कंक्लूजन लिख लो। टू कंक्लूड इन माई टू कंक्लूड इन माई ओपिनियन टू कंक्लूड इन माई ओपिनियन इफ इन्फ्लेशन इज, भाई मैं लिख रहा हूं कि वही सप्लाई साइड वाली पॉलिसी वाली बात लिख रहा हूँ, नई बात लिख रहा हूँ। इफ इन्फ्लेशन इज सप्लाई लेड, इफ इन्फ्लेशन इज सप्लाई लेड, सप्लाई लेड का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने की वजह से आई है तो फिर सप्लाई साइड पॉलिसी इज बेटर देन मॉनेटरी पॉलिसी। इफ इन्फ्लेशन इज सप्लाई लेड देन सप्लाई साइड पॉलिसी इज बेटर देन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, या फिर आपकी मर्जी, अगर आपको कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी वाली बात लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है।